नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का विषय हम चर्चा करने वाले हैं काय चिकित्सा के बारे में। काय चिकित्सा मॉडर्न एलोपैथी में उसको इंटरनल मेडिसिन कहा जाता है। तो all the students who are attending or who will see this video, they are expected to make a separate notebook for these particular lectures, and then they can have the 200 pages foolscape notebook. First 2 3 pages they can keep it for the index, then serial number, then the topic of that particular lecture, and also the page number. So whenever the exam will come, that page numbers always help to get the instant reference. So today's topic or today's date you can write, this is the 4th of November 2024, and the lecture topic is Vata Vyadhi. Vata Vyadhi is one of the very important topic with concern to the 4th year BMS as well as in your practice, because these Vata Vyadhi, as you are now in the 3rd year, you have already known the basic concepts of the Ayurvedic Kriya Sharir, that is physiology. You also know the basic concepts of Roga Nidana Vikriti Vijnana, that is Ayurvedic pathology, and this is the Kaya Chikitsa, that is internal medicine. मेरे प्यारे दोस्तों, ये लगातार जो मैंने श्रृंखला बताई है, फर्स्ट ईयर वाला क्रिया शारीर का जो विषय है, द्वितीय वर्ष में जो आपने रोग निदान पढ़ा है, और आखिर 3rd ईयर में आप जो वात व्याधि सीख रहे हैं, एक दूसरे से बहुत ताल्लुकात है। हाँ, क्योंकि बहुत ही संबंधित है। जैसे कि वात शब्द जब हम उच्चारण करते हैं तो तुरंत हमें फर्स्ट ईयर में क्रिया शारीर में जो वात दोष के बारे में हमने जो भी सीखा है उसकी याद होने की बहुत ही जरूरत है। आप क्रिया शारीर का वात दोष के गुण भूल गए होंगे, तो आपको मैं विनंती करता हूं कि आप जो फर्स्ट ईयर वाली बुक्स हैं क्रिया शारीर डॉक्टर देशपांडे की, डॉक्टर रानडे की, वो ओपन कीजिए। उसमें से ये जो चैप्टर्स है वात वाला, वो पूरे याद करने की कोशिश कीजिए, फिर एक बार पढ़ लीजिए एंड लर्न बाय योर हार्ट। ओके, तो आपके सामने अभी तो बुक नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आयुर्वेद में ये वात पित्त और कफ दोष को त्रिदोष माना गया है। और दोष किसे कहते हैं? दूषयंती इति दोषः। मतलब ये वात या पित्त या कफ प्रकुपित हो जाने पर वो धातु और मल के ऊपर हमला बोल देते हैं, और ये जो धातु और मल है वो बिगड़ जाते हैं। इसलिए दोष छोड़कर जो भी घटक हैं, जैसे कि धातु और मल शारीरिक स्तर पर है और मानसिक स्तर पर रज और तम, ये भी दोष हैं, तो ये बिगड़ जाने से व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। तो धातु और मल को दुष्च ऐसा शब्द है, और जब भी प्रकुपित दोष दुष्य के ऊपर हमला बोल देते हैं तो एक विकृत संगठन बन जाता है, विकृत शरीर व्यापार चालू हो जाता है, जिसको हम विकृति कहते हैं। तो इसमें दोष दुष्य सम्मूर्छना जनितो व्याधि ही, ऐसी व्याधि की व्याख्या, परिभाषा, डेफिनेशन आपने द्वितीय वर्ष बीएमएस में सीख चुके हैं। ये मालूम है आपको कि जब प्रकोपी दोष दुष्य के ऊपर हमला करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी और डिसीज और व्याधि की उत्पत्ति हो जाएगी। तो वात के कुछ बीमारियां होती हैं, पित्त की कुछ बीमारियां होती हैं, कफ की कुछ बीमारियां होती हैं। ज्यादातर कौन सी भी डिसीजेस में, कौन सी भी व्याधि में
ये मिलजुल होता है। वात भी होता है, पित्त भी बिगड़ा हुआ होता है, कभी पित्त कफत बिगड़ा हुआ होता है ना। तो इसी के अनुसार विभिन्न व्याधि के प्रकार हो जाते हैं, जैसे कि श्वास व्याधि ब्रोंकियल अस्थमा, काश व्याधि कफ, इसमें हम प्रकार बोलते हैं ना कि वातज कास, पित्तज कास, कफज कास। तो ये सब दोषों की मिलावट है। फिलहाल कई कबार ऐसा होता है कि कई व्याधियों में एक एक दोष ही मात्र उसके लिए जिम्मेदार होता है, एक एक। जैसे हम वात व्याधि अभी सीख रहे हैं, तो इसका मतलब है यहां पर हम ऐसे व्याधि देखेंगे जहां पर वात दोष प्रकोपित होना यही एक मूलभूत कारण है। उसमें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे पित्त और कफ का कोई लगाव इसमें नहीं रहता। तो स्वतंत्र रूपतया, स्वतंत्रेण, इंडिपेंडेंटली जब वात दोष कुछ बीमारियां पैदा कर देगा तो उसको बोलेंगे वात व्याधि। डिसीजेस formed or created exclusively by the प्रकोपित of वात दोषा। अभी आप तो जानते हैं कि वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये दोष होने से साथ साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी बायो एनर्जीज हैं। जब ये प्राकृत रहते हैं तो फिजियोलॉजी, पूरा शरीर तंदुरुस्त रहता है, आरोग्यपूर्ण रहता है। और जब ये विकृत हो जाते हैं, पैथोलॉजी प्रकोपित हो जाते हैं, तो व्याधि बन जाती है। तो आरोग्य के लिए इनका संतुलन वात पित्त कफ का आवश्यक है। और जब ये असंतुलित होते जाते हैं तो बीमारियां बन जाती हैं। ये कुछ कंसेप्ट आपको याद रखने की बहुत ही जरूरत है। वात दोष ये सभी प्रकार की मूवमेंट्स, हलचल के लिए जिम्मेदार है। ग्रॉस मूवमेंट और सटल मूवमेंट, जैसे मैं हाथ पैर हिलाता हूं तो ये वात दोष के कारण होता है। मेरे जो हृदय में लब डब ये जो साउंड्स हैं, इसका भी कारण वात दोष है। जब मैं सांस ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ये भी वात दोष के ऊपर निर्भर है। फिर ज्यादा से ज्यादा वात दोष का कुछ कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो ये जो मस्तिष्क और मस्तिष्क के द्वारा निकलने वाले जो नर्व्स हैं, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, जहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, ब्रेन के पार्ट्स, सेरेबेलम, सेरेब्रम, है ना, आपको मालूम है, एनाटॉमी आपने पढ़ी है। तो ये सब ब्रेन के जो पार्ट्स है और उसके द्वारा निकलने वाले जो ट्रैक्ट्स है, जो मार्ग हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट, सेंसरी सिस्टम, मोटर सिस्टम, ये शब्द ज्यादा वात दोष से निगडित है। तो जब भी वात व्याधि, वात डिसीजेस की चर्चा करेंगे तो अर्वाचीन विज्ञान, मॉडर्न साइंस की दो सिस्टम आपको याद करनी पड़ेगी। एक का नाम है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, आप लिख सकते हैं, जिसमें मसल्स का संबंध है, बोन्स का संबंध है, बोनी जॉइंट्स का संबंध है, टेंडॉन्स का संबंध है, लिगामेंट्स का संबंध है। तो बोन्स और मसल्स, इनका पूरा व्यापार वात दोष के ऊपर निर्भर होता है। तो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, इनमें जो भी बीमारियां आती हैं, प्रमुख रूप से विभिन्न प्रकार की आर्थराइटिस, चाहे वो आमवात हो, चाहे वो वात रक्त हो, चाहे वो संधिगत वात हो, मतलब रूमेटिक फीवर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये सब चीजें वात दोष के ऊपर निर्भर है। वात दोष बिगड़ जाने पर आर्थराइटिस हो जाता है। मसल के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मसल स्पैज्म आ जाता है, क्रैम्प आ जाते हैं, ट्रेमर्स पैदा हो जाते हैं।
ये मसल्स की वाली बीमारियां, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, सब वात दोष के साथ जुड़े होते हैं। और एक सिस्टम का आपको याद करना पड़ेगा जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। तो एक हो गया मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये वात व्याधि से निगडित है। और नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और विभिन्न प्रकार की चेतना तंतु या नर्व्स, उनकी बीमारियां वात व्याधि से जुड़ी हुई है। फेमस बहुत एक जो बीमारियां मालूम है आपको, उसका नाम है हेमिप्लेजिया, जिसको आयुर्वेद में पक्षाघात बोला है। ये वात दोष की बड़ी वाली बीमारियां हैं। तो आप थोड़ी थोड़ी बातें समझ रहे हैं मेरे ख्याल से। वात व्याधि की भी मैं आपके सामने प्रस्तावना कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जो स्क्रीन के ऊपर नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें बार बार वीडियो देखकर उसकी नोट्स बनानी पड़ेगी। मैं बहुत शांततापूर्वक धीमी गति से बोल रहा हूं, और धीमी गति से बोलने का मतलब ही यही है कि विद्यार्थी उसके नोट्स बना सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वात व्याधि के गुण आपको याद होने चाहिए। बाद में आप नोटबुक में लिख सकते हैं, चाहे वो बुक रेफर करके क्रिया शारीर का। तत्र रुक्षो लघु शीतः खर सूक्ष्मश्चलो अनिलाः। तो रुक्ष, लघु, शीत, ये सब वात के गुण है, प्राकृत गुण है। फिर ज्यादा हम जब भागदौड़ करते हैं तो चलगुण बढ़ जाता है। ज्यादा रूखा सूखा खाते हैं, रात को जागरण करते हैं, तो रुक्षता, ड्राइनेस बढ़ जाती है। कभी एयर कंडीशन में ज्यादा काम करेंगे, ठंडी के दिन है, बारिश के दिन है, तो ठंड की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां, आर्थराइटिस या कुछ पैरालिसिस हो सकता है आयुर्वेद के हिसाब से। तो गुण आपको याद होने पड़ेंगे। उसके साथ वात दोष के स्थान आपको याद करने पड़ेंगे, नोटबुक में लिखने पड़ेंगे। पक्वाशय कटी सख्ती, श्रोत्र अस्थि स्पर्शनेन्द्रियम, स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषताः। हाँ, पक्वाश। तो शुरुआत कहां होती है आयुर्वेद के हिसाब से? लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ गड़बड़ी हो गई तो पूरा का पूरा ये वात दोष बिगड़ हो जा सकता है। उसके बाद आपको वात दोष के प्रकार याद करने की जरूरत है। प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। तो प्राण का मतलब ब्रेन से कंट्रोलिंग करने वाली सिस्टम, सेंसरी मोटर सिस्टम। उदान का मतलब होता है श्वसन के व्यापार में अनुलोम प्रतिलोम गति, निश्वास उच्छ्वास का कार्य उदान के ऊपर है। हृदय की गति व्यान दोष नियंत्रित करता है। पेट में हु चालू रखने वाले पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, पचन व्यापार समान वायु से निगडित है। और अपानो अपान रहा, श्रोणी बस्ती मेढ्र उर्गोचरा, शुक्र आर्तव शकृत मूत्र, गर्भ निष्क्रमण क्रिया। तो चाहे वो सीमेन इजैकुलेशन हो, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज हो, यूरिनेशन हो, डिफिकेशन हो, और डिलीवरी, ये सब चीजें अपान वायु की तरफ जाते हैं। जब ये वात व्याधि की चर्चा करेंगे तो बीच बीच में ये शब्द आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। आगे चलकर आपको क्रिया शारीर का सामान्य विशेष सिद्धांत एक महत्वपूर्ण है काय चिकित्सा में। सामान्य विशेष सिद्धांत ये काय चिकित्सा का भी एक सिद्धांत है। सामान्य का मतलब सिमिलर और विशेष का मतलब अपोजिट या डिसिमिलर। इस सिद्धांत के द्वारा हम जान चुके हैं अभी तक कि जो समान गुणरूप की, गुण कार्य की जो स्थिति होती है, वो वर्धन करने में, दोष बढ़ाने में कार्यभूत होती है। और विशेष का मतलब विरोधी, विरोधी गुण का आचरण करते हैं तो उस दोष का शमन हो जाता है। समान गुण के कारण दोष बिगड़ जाते हैं, और उसके अपोजिट विशेष, विशेष का मतलब अपोजिट, कुछ हमने उपचार किए हैं तो उसके द्वारा वात दोष का
शमन हो जाता है। एक उदाहरण देकर आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। वात दोष रुक्ष और शीत गुण का जब प्रकोपित हो जाते हैं, कई खाने पीने में दूध नहीं सेवन करते, रूखा सूखा खाते हैं, कोई भी चीजें स्टेपल फूड नहीं खाते, रोटी, राइस, दाल ये नहीं लेते आप, सिर्फ वड़ा पाव खाते रहते हैं, पिज्जा माजा खाते हैं, रूखा सूखा सैंडविचेस खाते हैं। हा? तो वात प्रकोपित करने वाला आहार हमने ले लिया तो रुक्षता बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ एयर कंडीशन में बैठे रहेंगे, आप काम करते रहेंगे। ये इंफॉर्मेशन आईटी वाले बैठते हैं ना, घंटों तक बैठते हैं वहां पर, और रात को जागरण भी करते हैं, और उनके कमर में दर्द चालू हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत आ जाती है ना। तो ये सब चीजें क्या है कि रुक्ष और शीत गुण ये सामान्य है, वात दोष के सिमिलर है, सिमिलरिटी है ना, एक तरीके है। तो उससे दोष, वात दोष तो प्रकोपित हो गया, उस व्यक्ति को मन्यास्तंभ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कटिशूल कटिग्रह, लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो गया। देखो तो 30-40 की उम्र में भी या आईटी वाले लोगों को सर्वाइकल कॉलर पहनने की जरूरत पड़ती है, लंबर बेल्ट लगाने की जरूरत पड़ती है। क्यों होता है ऐसा? वात दोष प्रकोपित होता है और मांस धातु और अस्थि धातु और मज्जा धातु के ऊपर हमला बोल देता है, और दोष दुष्ट सम्मूर्छना जनितो व्याधि, इस परिभाषा व्याख्या के अनुसार ये प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। तो अभी हमें ट्रीटमेंट देनी है, उसको उपचार करना है, तो क्या करेंगे? काय चिकित्सा का मतलब, मेरे प्यारे दोस्तों, आपका सब ध्यान हमेशा, कौन सी भी व्याधि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो चिकित्सा के सिद्धांत आपको मालूम होने चाहिए। चिकित्सा का पहला सिद्धांत तो मैंने आपको बता दिया कि सामान्य विशेष सिद्धांत। तो इसीलिए जब ये रुक्ष और शीत गुण बढ़ जाता है और नेक पेन, बैक पेन चालू हो जाएगा, मसल पेन चालू हो जाएगा, हाथ पैर में दर्द चालू हो जाएगा, तो रुक्ष के अपोजिट गुण है, विशेष गुण है स्निग्ध, और शीत के अपोजिट गुण है उष्ण। तो वात दोष की जब चिकित्सा उपक्रम आप देखेंगे, कौन सी मैनेजमेंट करनी है, उसका सिद्धांत क्या है, तो रुक्ष और शीत गुण के अपोजिट हम, वात दोष की बेस्ट मैनेजमेंट क्या है? स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन का मतलब होता है द यूज ऑफ घी, GHEE, और यूज ऑफ ऑयल, तूप और तेल, घी और तेल का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। घी, मेडिकेटेड घी हम पेट में दे सकते हैं, जैसे कि हड्डियों की कमकुवतता है तो पंच तिक्त घृत, क्या बोला मैंने? पंच तिक्त घृत, ये हम देते हैं पेट में लेने के लिए। और बाहर से हम क्या लगाते हैं? धन्वंतरम तेल लगाते हैं, या और कुछ बहुत सारी तेल हैं जो हम पंचकर्म में भी देखेंगे। स्नेहन स्वेदन के मेरे वीडियोस हैं, आप देखेंगे जरूर आज के आज। पंचकर्म में स्नेहन के जो वीडियोस हैं, करीबन 4-5 वीडियोस हैं, उसमें मैंने बहुत सारी प्रकार की मसाज अभ्यंग के लिए तेल बता दिए हैं, और उसके इंडिकेशन भी बता दिए हैं। तो जैसे कि माश तेल होता है, ब्लैक ग्राम से बना हुआ, चंदन बला लाक्षादि तेल भी होता है। तो ये ऊन लुकवार्म करके इसके द्वारा जब हम मसाज करेंगे तो वात दोष की स्नेहन स्वेदन चिकित्सा बन जाएगी। उसके साथ साथ नाड़ी स्वेद देंगे, नाड़ी स्वेद, हाँ, स्टीम फ्यूम्स देंगे हम, स्टीम। तो इसके द्वारा, या आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, सर्वांग स्वेदन भी होता है, स्थानिक स्वेदन भी होता है। तो ये उसके लिए नाड़ी पेटी रहती है, हाँ, स्टीम बॉक्स बोलते हैं।
तो स्टीम बॉक्स में रखकर पूरा शरीर स्वेदन चिकित्सा से ये वात दोष के लिए उपयुक्त रहता है। तो चालू करते हैं। आज के कुछ पन्ने खत्म कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगले बार वो कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज एक आपको क्या बोलते हैं ना, एक दृष्टि मैंने आपको दे दी है। उसके साथ साथ चिकित्सा के एक 4 से 5 पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूं आज। कौन सा भी व्याधि का आपको चिकित्सा पूछी गई, काय चिकित्सा विषय में आपको बार बार अनेक विध व्याधि की चिकित्सा पूछी जाएगी। दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, राइट द चिकित्सा ऑफ श्वास व्याधि, कास व्याधि, ग्रहणी व्याधि, वात व्याधि, मन्यास्तंभ, पक्षाघात, उदर व्याधि, बहुत सारे पूछेंगे आपको, अम्ल पित्त, छर्दी। तो सभी में चिकित्सा बताते समय आपको 5-6 चीजें लिखनी ही पड़ेगी, चाहे वो कौन सा भी डिसीज हो। पहला पॉइंट आप लिखेंगे हर व्याधि में, हर चिकित्सा में, ये रिपीटेशन है पूरा का पूरा आपका आंसर शीट में, ये बार बार आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। कोई घबराने की बात नहीं, लिखना चाहिए आपको। पहले वाला पॉइंट है कि हम चिकित्सा करते समय आयुर्वेद वाले लोग सामान्य विशेष सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। ये पहला आपको लिखना पड़ेगा, दैट वी फॉलो द सामान्य विशेष सिद्धांत। मतलब हम देखेंगे कि दोष के कौन से गुण विकृत हो गए हैं। जैसे मैंने अभी रुक्ष और शीत गुण की बात की है ना, तो इस तरह अंशांश कल्पना बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, ये वर्ड शायद आपको लिखना पड़ेगा, अंशांश कल्पना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ये तो हो गया कि सामान्य विशेष सिद्धांत फॉलो करेंगे। कैसा फॉलो करेंगे? चिकित्सा करते समय फर्स्ट स्टेप, आई एम राइट डाउन 1 2 3 4 5। फर्स्ट स्टेप मैं आपको अगली बार पूछने वाला हूं। संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम, यह आयुर्वेद का सिद्धांत है। संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम, मतलब आयुर्वेद के हिसाब से चिकित्सा कैसी होती है शॉर्ट में, इन शॉर्ट। पहले बोल रहा है कि निदान परिवर्तन, जो कारण, तो हमें कारण ढूंढने पड़ेंगे। जब हम आयुर्वेद की परीक्षा रुग्ण की करते हैं, चाहे वो अष्टविध परीक्षा हो, चाहे वो त्रिविध परीक्षा हो, चाहे वो दशविध परीक्षा हो, उसमें प्रश्न परीक्षा, हिस्ट्री टेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कहां भी कौन सी भी आयुर्वेदिक वैद्य के आप पास जाइए, तो जो आइडियल वैद्य है वो पहले दफा जब पेशेंट को देखता है, फर्स्ट टाइम व्हेन द पेशेंट अराइव, न्यू पेशेंट, तो उसको केस टेकिंग के लिए कम से कम मिनिमम, चाहे वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करे, चाहे वो लिखने का जैसे बोलते हैं ना मैन्युअल करे, 1 घंटा लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, कम से कम। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हिस्ट्री टेकिंग में हम ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको दिनचर्या पूछते हैं, 24 घंटे में वो आदमी पेशेंट क्या क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कौन सी नौकरी करता है, कौन सा व्यापार करता है, जीवन शैली उसकी कैसी है, कितने बजे उठता है, कितने बजे सोने को जाता है, कितने टाइम तक टीवी देखता है, स्क्रीन टाइम कितना है, उसकी हलचल कैसी है, उसकी हॉबीज क्या है, सब पूछ लेते हैं हम। तो ये आहार और विहार, ये इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण घटक होते हैं जब हिस्ट्री टेकिंग में। आहार और विहार, विहार का मतलब लाइफस्टाइल, जीवन शैली के बारे में पूछताछ करनी पड़ेगी। तो ये देखकर हम उसको बताते हैं कि फलाने फलाने XYZ अपने फूड लेने के वजह से ये आपको तकलीफ हो रही है, ये जीवन शैली में, आपके दिनचर्या व्यापार में ये जो करते हैं आप गलत करते हैं, इसलिए आपको ये भुगतना पड़ता है। तो वो जो कारण है वो उस पेशेंट को छोड़ने का ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं टू रिमूव द पॉसिबल कॉजेस, जो भी शक्यता है
वो कारण टालने चाहिए। ट्राई टू प्रिवेंट दोज कॉजेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्तन, दिस इज द फर्स्ट चिकित्सा का पॉइंट है हमारा। लिखते जाइए आप। सेकंड पॉइंट, पथ्यापथ्य। पथ्य और अपथ्य, मैं बोल रहा हूं कौन सी भी व्याधि की चिकित्सा लिखते समय आपने जो मैं आपको 6 पॉइंट बता रहा हूं वो पॉइंट लिखना ही लिखना है, वो पूरे याद करना है फर्स्ट ही लेक्चर में। तो दूसरा पॉइंट है पथ्यापथ्य, मतलब आप खाने पीने के बारे में, जीवन शैली के बारे में डूज एंड डोंट्स बताएंगे। ये अम्ल पित्त है तो तीखा नहीं खाना चाहिए आपको, थोड़ा दूध पीना चाहिए। तो जो तीखा खाना है वो अपथ्य हो गया, दूध पीना है ये पथ्य हो गया। आर्थराइटिस वाला पेशेंट है तो उसको बोलेंगे एयर कंडीशन में नहीं काम करना, ज्यादा से ज्यादा सेक लेने की कोशिश कीजिए, इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड आपके घर में होना चाहिए, बता देंगे हम। तो ये पथ्य और अपथ्य सेकंड पॉइंट हो गया। चलो आगे चलते हैं। नंबर 3, वेनेवर नेसेसरी, जहां भी जरूरत है और जहां भी इंडिकेटेड है वहां आप पंचकर्म करना ही चाहिए। ज्यादातर पेशेंट अर्हता देखनी चाहिए, वेदर द पेशेंट कैन टॉलरेट योर वमन, कैन टॉलरेट योर विरेचना। तो अर्हता बोलते हैं ना, अनार्हता और अर्हता, ये पंचकर्म वाला शब्द है। पंचकर्म वाला शब्द है कि इंडिकेटेड का मतलब अर्हता, वमनार्ह, विरेचनार्ह, इसका मतलब वो इंडिकेटेड है पेशेंट। कफ वाला व्याधि है तो वमन करवाएंगे, पित्त वाला व्याधि है तो विरेचन करवाएंगे, वात वाला व्याधि है तो बस्ती देंगे, हमारे ईएनटी कुछ प्रॉब्लम है, फेस वाला प्रॉब्लम है, ब्रेन वाला प्रॉब्लम है तो नस्य देंगे, रक्त दूषित हो गया है, स्किन के प्रॉब्लम्स हैं तो हम लीच जलऊ का उच्चारण करेंगे, रक्त मोक्षण करेंगे। तो जहां जहां इंडिकेटेड है और कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि करना ही चाहिए, थर्ड पॉइंट इज ऑप्शनल, बट वेन एवर इट इज इंडिकेटेड यू मस्ट डू। स्पेशली जब दोष उत्कटावस्था में होते हैं तो आपको पंचकर्म करना चाहिए। जब दोष खुद ब खुद बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको शोधन चिकित्सा इज अ थर्ड पॉइंट। पंचकर्मा, शोधन चिकित्सा, डिटॉक्सिफिकेशन इज अ थर्ड पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट। आई रिपीट मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सी भी व्याधि की चिकित्सा लिखते समय और करते समय हमारी प्रैक्टिस में पहला पॉइंट आता है निदान परिवर्जन, सेकंड पथ्यापथ्य, थर्ड शोधन कर्म, फोर्थ शमन कर्म, दैट इज पैलिएटिव ट्रीटमेंट। मतलब जो दवा देते हैं ना हम लोग, चाहे वो गुटी वटी टैबलेट हो, चाहे वो च्यवनप्राश या अगस्ती प्राश मतलब जैम हो, चाहे वो आस्वारिष्ट हो, चाहे वो चूर्ण हो, चाहे वो अंतर चिकित्सा हो या बाह्य चिकित्सा, कुछ तेल लगाएंगे, लेप करेंगे, हाँ, अग्निकर्म करेंगे, विद्ध कर्म करेंगे, तो ये सब बातें आती है शमन चिकित्सा में। सर्जरी नहीं आती, सर्जरी तो बाद में करेंगे। तो अगेन फर्स्ट पॉइंट निदान परिवर्जन, सेकंड पथ्यापथ्य, थर्ड शोधन, फोर्थ शमन। फिफ्थ वन, जहां इंडिकेटेड है उसके बोलते हैं एसओएस, जरूरत होने पर शस्त्र कर्म की भी कभी कभार जरूरत पड़ सकती है। चरक ऋषि भी बोलते थे कि जब भी पेशेंट शल्य जैसा है, मतलब शल्य कर्म ही उसके लिए उचित है, तो वहां उन्होंने लिखा है तत्र धन्वंतरियाणाम अधिकारा, तत्र धन्वंतरियाणाम अधिकारा, ये जो जिम्मेदारी है वो सर्जन की है। जैसे कि हर्निया वाला पेशेंट है, हाँ आप तो जानते हैं, जैसे कैटरेक्ट वाला पेशेंट है जहां कैंसर की ग्रोथ बड़ी हो चुकी है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। अपेंडिक्स का जोरदार अटैक आ गया पेशेंट, तो अपेंडिसेक्टोमी करनी पड़ेगी, टॉन्सिलेक्टोमी करनी पड़ती है, हर्निया की ऑपरेशंस करनी पड़ती है, बहुत सारी होती है। न्यूरोलॉजिकल ब्रेन में कुछ ट्यूमर है तो आपको निकालना पड़ेगा, वो तो शमन चिकित्सा शोधन चिकित्सा से नहीं निकलेगा। कौन सा भी ट्यूमर होता है तो ज्यादातर शस्त्र कर्म की वहां जरूरत होती है,
चाहे वो ब्लीडिंग पाइल्स की 3rd डिग्री पाइल्स, जिसको बवासीर हम कहते हैं, ऐसे पेशेंट को करना चाहिए ना ये ट्रीटमेंट। तो ये हो गया 5th वाला पॉइंट। और लास्ट वाला पॉइंट होता है 6th वाला पॉइंट, अपुनर्भव चिकित्सा या रसायन चिकित्सा। मतलब दोष प्रकुपित होने पर दुष्ट के ऊपर, धातु और मल के ऊपर हमला करते हैं, ऐसे मैंने कहा। क्यों क्यों हमला करते हैं? अस्थि धातु के ऊपर क्यों हमला हो सकता है? क्योंकि उस व्यक्ति में अस्थि धातु कमकुवत होता है। मांस धातु के ऊपर हमला क्यों होता है? मांस धातु वीक, मांस सारता अच्छी नहीं होती, हीन सार होता है, असार होता है। याद है आपको ये सारता शब्द? तो ये जो 6th वाला पॉइंट मैंने आपको चिकित्सा का बताया, उसमें क्या करते हैं हम? जो दुर्बल धातु है उसको रसायन चिकित्सा देते हैं। तो रसायन चिकित्सा देने से अपने आप ये जो दोष दुष्ट सम्मूर्छना वाली शक्यता है वो कम हो जाती है। और व्याधि का जो रिकरेंस होता है, वेगावस्था बोलते हैं आयुर्वेद में, वेगावस्था और अवेगावस्था, चाहे वो कि ब्रोंकियल अस्थमा, दमे की बीमारी हो, चाहे वो एपिलेप्टिक फिट्स, कन्वर्जेंस की बीमारी हो, चाहे वो रुमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, चाहे वो सोरियासिस का प्रॉब्लम हो, ये जो याप्य व्याधि होते हैं ना, वो बार बार उभर कर आते हैं, तो उसको बोलते हैं रिलैप्स। और जब वो शांत हो जाते हैं, तकलीफ कम रहती है, तो उसको बोलते हैं रेमिशन। तो हमें क्या करना है? जो अटैक आता है उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम करना, ये 6th वाला पॉइंट होता है, जिसको बोलते हैं रसायन या अपुनर्भव चिकित्सा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले लेक्चर में आपको मैं 6 पॉइंट्स हमेशा हमेशा पूछने वाला हूं। आपको रिपीट करवा देता हूं। फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया था, निदान परिवर्जन। सेकंड पॉइंट पथ्यापथ्य। थर्ड पॉइंट शोधन चिकित्सा। फोर्थ पॉइंट शमन चिकित्सा। फिफ्थ पॉइंट शस्त्र कर्म। और 6th पॉइंट रसायन और अपुनर्भव चिकित्सा। तो आज के ये पहली ही क्लास में काय चिकित्सा के बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। तो अभी तक आपने स्क्रीन तो देखा ही नहीं होगा। फिलहाल ये सामने, आपके सामने स्क्रीन है। डॉक्टर देशपांडे तो उसके अनुभव के द्वारा, नॉलेज के द्वारा एक फंडामेंटल लेक्चर उन्होंने कर दिया आपके सामने। एक 20-30 मिनट का भी लेक्चर हो गया है खत्म, शायद ज्यादा हो गया है। तो इसी ये पन्ने में क्या लिखा है और कैसी नोट्स है, उसके द्वारा कुछ चर्चा करेंगे। वात व्याधि का मतलब है वातेन जनितो व्याधि ही वात व्याधि। जो भी बीमारियां, जैसे मैंने कहा, या कुछ मैं ऐड करते जाता हूं, ये आपको सिर्फ स्क्रिप्ट तो आपको घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, फिर देशपांडे का लेक्चर क्यों अटेंड करना है? देशपांडे सर की ये खासियत है, ये खूबी है कि चाहे आपके सामने नोट्स हो, वो उसमें मिर्च मसाला डाल देते हैं। और मिर्च मसाला का मतलब देशपांडे सर का ये 35-40 साल का जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसी के अनुसार कुछ उदाहरण देते हैं, उसके द्वारा वो विषय अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। चाहे मैंने कितनी भी बुक्स लिखे, फिर मेरे क्लास में हमेशा 100% स्टूडेंट्स की प्रेजेंट ही रहती थी। क्यों रहती थी? स्टूडेंट जानते थे कि सर का लेक्चर बहुत रंजक, मनोरंजक और बहुत आश्वासक भी होता है, कॉन्फिडेंस पैदा कर देता है। तो यहां पर देख रहे हैं हम कि वात व्याधि की परिभाषा क्या कर सकते हैं। तो यहाँ वातेन जनितो इतना सीधा साधा नहीं है, आपको ऐड करना पड़ेगा कि जो व्याधि सिर्फ वात दोष से बने हुए हैं उसको हम वात व्याधि कहेंगे। क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं, आयुर्वेद ने व्याधि के अनेक प्रकार किए हैं। आप तो जानते हैं, शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि, बाह्य व्याधि, अभ्यंतर व्याधि, कोष्ठाश्रित व्याधि, शाखा मार्ग व्याधि और मर्मस्थानगत व्याधि, अनेक प्रकार है। तो इसी यहां पर एक प्रकार बताया गया है, कर्सर देखते जाइए आप कृपा करके, सामान्य, ये देख रहे हैं ना। और दूसरा प्रकार है नानात्मज। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सिर्फ वात व्याधि का मतलब ये नानात्मज व्याधि। मेरे प्यारे दोस्तों, चरक चिकित्सा स्थान
खोलकर देखिए आप आखिर वाले चैप्टर्स 28, 29, 30 सूत्र चिकित्सा स्थान में, वहां पर आपको ये वात व्याधि का अलग चैप्टर मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर, जैसे वात व्याधि नानात्मज व्याधि की बहुत सारी चर्चा चरक महर्षि ने की है, वैसे तो देखते नहीं हम पित्त की और कफ की है। बिल्कुल सही है। इतनी ज्यादा डिटेल्ड में और एक्सक्लूसिवली, मैं कहता हूं एक्सक्लूसिवली, पित्त के नानात्मज व्याधि की चर्चा चरक संहिता या किधर भी नहीं है। कफ के नानात्मज व्याधि, यहां देखिए आप, नानात्मज व्याधि सामान्य जद की सब है ना, श्वास व्याधि, काश व्याधि, उदर व्याधि, रक्त पित्त, अम्ल पित्त, ये सब सामान्य है। फिर एक्सक्लूसिवली, जैसे है ना वात दोष सिर्फ जिसको पैदा कर सकता है, निर्मित कर सकता है, ऐसे व्याधि के वर्णन सिर्फ वात व्याधि के हैं। आप तो जानते हैं, पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगवो मल धातवा, वायुना यत्र नियंत्री तत्र वर्षंति मेघवत। कुछ याद है ये श्लोक? हाँ, मतलब इसका मतलब आयुर्वेद ने शुरू से बताया है कि वात पित्त कफ में वात दोष ज्यादा बलवान होता है, ज्यादा पावरफुल उसकी एक्टिविटी होती है। आप तो जानते हैं कि पूरे जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, एक्सक्रीटरी है, हाँ, तो इसमें सबसे उसके ऊपर, ये सिस्टम के ऊपर नियंत्रण करने वाली दो सिस्टम्स मालूम होगी आपको। फिजियोलॉजी में मैंने बोला था आपको कि एक है नर्वस सिस्टम और दूसरी है एंडोक्राइन सिस्टम। इसको मास्टर सिस्टम्स कहते हैं, ये पूरा कंट्रोल बना देते हैं। तो ये वात व्याधि का संबंध ज्यादातर नर्वस सिस्टम से है। आप नानात्मज व्याधि के जो प्रकार देखेंगे तो यहां पर देखिए आप 80, 80 व्याधिज ऑफ वात दोष। आगे चलकर 40 आप लिख सकते हैं, 40 पित्त के पता है, नानात्मज। ऑलवेज रिमेंबर द नानात्मज, न अनात्मज। हाँ, न अनात्मज मतलब वो सिर्फ आत्म का मतलब खुद से बन सकता है, वात व्याधि के द्वारा ही बन सकता है। बाकी पित्त कफ का कोई, हाँ पित्त कफ का आप बोलेंगे सर ये जो अभी आप चर्चा करेंगे आगे नानात्मज व्याधि के, कहां भी पित्त कफ नहीं आते? अरे आते हैं भैया, आते हैं। फिर उसका संबंध सेकेंडरी होता है, आप लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं अनुबंध। कृपा करके लिखिए, तुरंत तुरंत लिखिए, अनुबंध। सेकेंडरी पित्त और कफ का संबंध वात व्याधि के नानात्मज व्याधि में कैसा आता है कि दे आर नॉट इक्वली पार्टिसिपेंट, दे आर द्वियम होते हैं, द्वियम सेकेंडरी। तो उसको क्या बोलते हैं? अनुबंधी दोष बोलते हैं, वो प्रधान नहीं है। तो प्रधान दोष कौन सा है? सिर्फ वात दोष। देख सकते हैं, वात का प्रकोप दो प्रमुख कारण से होता है। यह भी बात चिकित्सा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला वाला है धातु क्षयजन्य व्यात व्याधि, जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरुष श्वेत, इसमें किसी में भी डेफिशिएंसी आ गई तो उसके द्वारा उस स्थान में वात दोष कुछ प्रकुपित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं धातु क्षयजन्य। जिसको अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं अपतर्पण जन्य। देखिए यहां पर आयुर्वेद का शब्द है अपतर्पण जन्य। प्रोटीन डेफिशिएंसी, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, फैट डेफिशिएंसी, विटामिन ए, विटामिन डी, व्हाटसोएवर। जब भी हम रस की क्षय की बात करेंगे, रक्त क्षय, मांस क्षय, मेद क्षय, यहां क्षय मतलब ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, क्षय का मतलब डेफिशिएंसी। तो ये कैटाबॉलिक डिसीजेस है, उसकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे? ब्रूहण चिकित्सा करेंगे। लिख दीजिए यहां पर, धातु क्षय की चिकित्सा होती है ब्रूहण। ये अपतर्पण है, अपतर्पण की चिकित्सा संतर्पण से करेंगे। दूसरा प्रकार है मार्गावरोध, मतलब ज्यादातर हमारे अपचन के द्वारा आम दोष, आम विष की निर्मित होती है, एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस टॉक्सिन, और ये आम हमारी स्त्रोतरोध करवाता है। और आयुर्वेद में बोला गया है कि स्त्रोतस का मतलब छोटे छोटे और बड़े बड़े, माइक्रो एंड मैक्रो चैनल्स, माइक्रो एंड मैक्रो चैनल, ध्यान से सुनिए। तो ये जो माइक्रो एंड मैक्रो चैनल्स है, उसमें ये आम घटक जो है, विष पदार्थ है, वो ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है। कई कबार आप तो जानते हैं कॉर्नरी आर्टरीज में जब थ्रोम्बोसिस आ जाता है
तो हार्ट अटैक आ जाता है। ये भी मार्गावरोध है। जब हमारी यूरिनरी पैसेज है और वहां पर कुछ स्ट्रिक्चर आ गया, तो वो भी एक प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है, वो शल्य कर्म के द्वारा दूर हो सकता है। तो अनेक के मार्गावरोध हो सकते हैं उसी के द्वारा। यहां पर हमें भ्रूण चिकित्सा बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है। यहां पर हमें लेखन चिकित्सा करनी पड़ेगी। लेखन, लेखन का मतलब स्क्रैपिंग। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये वात दोष प्रकोपित कैसे होता है। पहले तो आहारज कॉजेस ड्यू टू द फॉल्टी डाइट, विहारज जीवन शैली के द्वारा। ये चीजें आपको बिल्कुल याद करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं सॉरी, मैं यहां पर बोल बता रहा हूं ये वाला। आहारज, विहारज, मानसिक और अन्य, कौन सा भी व्याधि, कौन सा भी काय चिकित्सा के पेपर में कौन सा भी व्याधि आपको पूछा गया तो आपको निदान पंचक लिखना पड़ सकता है। निदान का मतलब होता है कॉजेस। तो उसमें ये आहार, रज, विहारज, मानसिक और अन्य कारण, ऐसे ही आपको हर एक व्याधि में लिखना होगा। तो यहां पर जैसे वात दोष के गुण हैं, जैसे मैंने कहा कि रुक्ष, शीत और बहुत ही कम खाना। जैसे इन दिनों में ये तरुण जो होते हैं ना, लड़के लड़कियां, उनको जीरो फिगर लगता है, तो बोलते हैं कि बहुत ही डाइटिंग करेंगे हम। अपने प्रकृति के विरुद्ध कुछ एक्सेसिव डाइटिंग कर दिया तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। धातु क्षयजन्य वात प्रकोप हो सकता है। जब हम ज्यादा अंडर नरिशमेंट रहेंगे या कुछ नरिशिंग नहीं खाएंगे, दूध दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये तकलीफ आ सकती है। कटु, तिक्त और कषाय रस का अति सेवन, ज्यादा पंजन तीखा खाना, बिटर खाना, ये इसमें से जो कई शब्द है ना, मैं आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कि शुष्क शाक, शुष्क मांस, कोद्रव, ये शब्द इस्तेमाल करने के बजाय मैं आपको बोलूंगा कि शिंबी धान्य, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसे हम उड़द की ये जो दाल है ना, उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर हम मराठी में तो उसको बोलते हैं कि उसळ, बोलते हैं उसळ। हाँ, मतलब मटकीची उसळ आहे नाही का, मटकी खातात लोक, मटार खातात। तो उसके इंग्रजी शब्द मैं आपको जरूर अगले टाइम बताऊंगा और हिंदी भी शब्द बताऊंगा। तो ये जो शिंबी धान्य है, ये ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वात प्रकोप, गैस पैदा हो जाता है। उसके साथ साथ ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं खाना, जरूरत से ज्यादा खाना, या कभी कभार जो बोलते हैं ना गलत और अच्छी चीजें मिलाकर खाना, उसको बोलते हैं विषम आसन। ये भी तीन शब्द महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये नोट्स में से ऐसे शब्द मार्क करके बताऊंगा कि ये शब्द याद करो, बाकी के भूल जाओ। ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर देखिए, अति व्यायाम। अभी के दिनों में ना हमारे सब जो लोग हैं एक्सेसिव भागदौड़ करते हैं, रैट रेस बोलते हैं। तो ये गलत चीज है। रात को 16-16, 17-17 घंटे काम करते हैं, निद्रा ही नहीं लेते। ये हमारी जो स्लीप है, दैट इज अ रिचार्जिंग ऑफ योर बैटरी। तो ये नहीं करेंगे तो वात प्रकोप हो जाएगा। अभी कुछ सेक्सुअल परवर्जन बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा प्रकृति के ऊपर ध्यान न देकर ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करना, ये वात प्रकोप का कारण है, क्योंकि शुक्र क्षय हो जाता है। अति अध्ययन, इसका महा, आप अभी के जमाने में ना, मैं बोलूंगा कि आप यहां पर लिखिए स्क्रीन टाइम। ज्यादा टाइम कंप्यूटर के सामने बैठना, मोबाइल के सामने बैठना, टेलीविजन देखना, ये सब बातें अति अध्ययन में आती है। अति धावन वही है, मतलब जो भागदौड़ करना, ये शब्द है। उच्च भाषण, ये भी ठीक ठाक है। मतलब हमारी जो सेंसेस की यूटिलिटी है, उच्च भाषण में हम वाक प्रवृत्ति, स्पीच के बारे में बात करते हैं। फिर ज्यादा तेज वस्तु देखना या ज्यादा बकबक करते रहना, ये सब चीजें हमें वेयर एंड टेयर ज्यादा करवाती है। और उसके द्वारा ये वेग विधारण कॉमन ही कारण है। देखिए, वेग विधारण बहुत सारी डिसीजेस में, आपने वाग्भट में, अष्टांग हृदय में देखा होगा कि जो ज्यादातर यूरिनेशन की संवेदना है, मेरे को पेशाब को जाना है, मेरे को टट्टी करना है, तो करना है भैया। आप वो बार बार रुकाएंगे, नहीं मेरा ऑफिस टाइम हो गया है, अभी मेरे को टाइम ही नहीं है जाने के लिए। और क्षुत और त्रुट, ये भी वेग है। न वेगान धारयेत, वात विण मूत्र क्षवत्रुट शिधाम, निद्रा कास श्रम श्वास, जुरुम्बा श्रु छर्दिरेत साम। कृपा करके मेरे बाकी के वीडियोस देखे, बहुत सारी चर्चा की है मैंने। हाँ, अष्टांग हृदय की भी प्लेलिस्ट है वहां पर। तो ये वेग विधारण का श्लोक कृपा करके, कृपा करके तुरंत
नोटबुक में लिख दीजिए। याद नहीं है तो अष्टांग हृदय ओपन कीजिए, क्रिया शारीर जो भी जहां भी मिलेगा आपको, उसी के द्वारा आप वेग विधान, जैसे मैंने कहा, न वेगान धारयेत वात विन मूत्र शवत्रुट सुधाम निद्रा काश श्रम श्वास जुरुम्भा श्रु छर्दिरेतसा। इसमें से चार वेग, वेग का मतलब होता है अर्ज, मतलब हमें नेसेसिटी है, नेचुरल अर्जेस बोलते हैं। सिर्फ पांच आप लिखते जाइए। यूरिनेशन, डिफिकेशन, टट्टी को जाना है, पेशाब को जाना है। क्षुत, हंगर सेंसेशन। तृट, पानी पीने की संवेदना। और निद्रा। ये पांच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी पांच घटक हमारी पेशेंट दुर्लक्षित करते हैं, और उसी के द्वारा ये वेग विधारण करने के द्वारा ये बहुत सारी बीमारी आ जाती है। रात्रि जागरण, ये भी सही है। अभी के जमाने में बहुत सारे लोग रात्रि जागरण करते हैं। एक्चुअली यू सी दैट आयुर्वेद ने कहा है कि दिन में नहीं सोना है, रात को कम से कम 7-8 घंटे की नींद अत्यावश्यक होती है टू रिचार्ज योर बैटरी। नहीं तो ये धातु क्षयजन्य वात प्रकोप हो जाता है। पंचकर्म वमन विरेचन बस्ती रक्त मोक्ष नस्य, ये तो ज्यादातर नहीं होता, फिलहाल ये पंचकर्म अतियोग एक कारण होता है। ये कारण इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये अभी के जमाने में मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ये है, यही कारण है। बहुत सारे लोगों को मसल्स की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, पार्किंसन की प्रॉब्लम है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम है। कभी कभार क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जब आयुर्वेद के कारण हम बताते जाते हैं ना, तो ये एलोपैथी वाले लोग बिगड़ जाते हैं। वो बोलते हैं, अरे क्या झूठ बोल रहा है यार, हार्ट अटैक की वजह से थ्रोम्बोसिस है, ये हमारी जो ब्रेन हिमरेज का कारण होता है, पक्षाघात का, पक्षाघात का कारण कुछ थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म बताए, या क्या बकबक कर रहा है यार। हाँ, ये अति जागरण कर रहा है, हाँ, रात्रि वेग विधारण की बात कर रहा है, टेंशन की बात कर रहा है। तो उनको बताना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये थ्रोम्बोसिस हो गया, एम्बोलिज्म हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इसका जो रूट कॉज है, रूट कॉज लिखते जाइए, मूल कारण, ये बातें आयुर्वेद करता है। ये बाद में तो हो जाएगा आपको, डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, ब्लीडिंग होता है, सब होता है। फिर खाना पीना के जो हम गलत तरीके का इस्तेमाल करते, गलत खान पान करते, गलत जीवन शैली अपनाते हैं, तो उसके द्वारा जो शारीरिक और मानसिक असंतुलन हो जाता है, ये आयुर्वेद को ढूंढने के लिए बहुत सारी ताकत दी है हमारी ग्रंथकार ने। ये देखिए, अन्य कारण यहाँ पर है, ये भी सच है। कई कबार ट्रॉमा हो जाता है, हाँ? खेलते खेलते, खेलकूद में, या हमारी दिनचर्या में किधर भी ट्रॉमा हो गया, तो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन टू गेट द स्वेलिंग इन दैट पर्टिकुलर मसल और द जॉइंट। धातु क्षय, रसक, रक्त मांस में आवरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिखते जाइए आप। आवरण, आवरण एक प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन ही होता है, लिखिए। आवरण का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। चिरकालीन रोग, बहुत क्रॉनिक डिसीजेस के द्वारा ये वात प्रकोप हो जाएगा। और वर्षा ऋतु में आप तो जानते हैं कि जो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इसका भी संबंध हमें लगाना चाहिए दोष के चय प्रकोप प्रसंग के लिए। ठीक है, ये आप आगे का हमारा पन्ना चल रहा है। तो वात व्याधि की हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहां पर पूर्व रूप लिखा है, निदान पंच पंचक। अव्यक्तम लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम इति स्मृतम। अव्यक्त लक्षण, पूर्व रूप का मतलब होता है, यहां लिखिए वार्निंग। तो अभी आपको शरीर में कुछ गड़बड़ी होने वाली है, ऐसे बताने वाले जो भी हमारी सब्जेक्टिव लक्षण है या ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स है, अभी कभार कुछ हमने इन्वेस्टिगेशन कर दिया तो भी पता चलता है कि आगे चलकर इस पेशेंट को हार्ट अटैक आने वाला है। जैसे हम लिपिड प्रोफाइल करते हैं, है ना, कभी कभार हम कुछ मतलब जर्नी को गए, ट्रिप को गए, सहल के लिए गए, और आते आने के बाद हमें लगता है कि मेरे को पेट में कुछ गड़बड़ी हो रही है और उल्टी जैसा सेंसेशन आ रहा है। तो अगले दिन देखते हैं कि हमें उल्टी हो जाती, चालू हो जाती है, और कभी कभार लूज मोशन भी चालू हो जाता है। तो डेट इज आर द वार्निंग सिग्नल्स ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस या गैस्ट्रो। तो प्रत्यक्षतः ये निदान पंचक आपने पढ़ा है सेकंड ईयर में, जब मैंने क्लासेस ली थी आपकी रोग निदान वाली, तो उसमें ये सब आप ओपन करके देख लीजिए, वहां पर आपको ये सब डिटेल्स मिल जाएंगे। तो प्रोड्रोमल
का मतलब होता है लक्षण अल्प स्वरूप में होना, इसका भी हम प्रोड्रोमल नाम से जान सकते हैं। सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं, कौन से भी मस्कुलोस्केलेटल या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ आपको बताऊंगा, बात की जो है ना वो छोड़ दूंगा मैं। जैसे इसमें से एक है संधि स्तंभ संधि भेद। बोनी जॉइंट का जो है ना बहुत पेन होता है, उसको भेद बोलते हैं। जो जॉइंट में पेन है उसको संधि भेद बोलेंगे, और अस्थि में बोन्स में पेन है तो, जैसे कि आप जो लेग है ना उसके ऊपर शीन ऑफ द टिबिया शब्द लिखिए, शीन ऑफ द टिबिया, वहां पर ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये अगले वाले हमारे जो लेग है ना उसके सामने वाले बाजू में जब पेन होता है, जब अब टेंडरनेस आ जाता है, तो ये अस्थि हमें मालूम बात हो जाता है कि अस्थि का कुछ प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोपेनिया है। और पिछले वाले काफ मसल को दर्द हो रहा है तो हम बताते हैं कि ये माउस वाली प्रॉब्लम। समझ में आ रही बात, हम लेग की बात कर रहे हैं। शीन ऑफ द टिबिया पर टेंडरनेस है तो अस्थि की तकलीफ है, पिछले वाले बाजू में काफ मसल में पेन है तो माउस की प्रॉब्लम है। यहां पर देखिए प्रलाप इररिलेवेंट टॉक, पाणी पृष्ठ शिरोग्रह, ग्रह का मतलब अकड़ला, हाँ जैसे स्टिफनेस बोलते हैं ना, तो हेड में ऐसे कुछ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, स्पैस्मोडिक पेन हो जाता है, बैक में हो जाता है, हाथ पैर में हो जाता है। हाँ, पानी पाद, पानी का मतलब अपर एक्सट्रीमिटीज। बाकी देखिए यहाँ पर पंगुत्व आ जाता है, पैरालिसिस अटैक आ जाता है, कभी कभार एट्रोफी ऑफ द मसल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, शोष, निद्रा नाश, ये भी इंपॉर्टेंट है, वात दोष जब प्रकोपित हो जाता है तो निद्रा नाश होता है। गर्भ शुक्र और रज का नाश, डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रुक रुक केस बहुत इंपॉर्टेंट, वात दोष का मतलब पेन है ही, वातादिते नास्ति वेदना। हाँ, कभी कभार ये रुक ज्यादातर मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप से आ जाता है, और ये जो दौर्बल्य है ये धातु क्षयजन्य वात प्रकोप के कारण आ जाता है। आक्षेप का मतलब होता है कन्वर्जेंस। सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। आगे चलते हैं, सामान्य चिकित्सा कौन सी होती है वात दोष की, यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट है स्नेहन। जैसे मैंने आपको बोला इसमें से ये मज्जा वसा मज्जा की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, आप घृत तेल याद में रखिए, सिंपल सा गऊ का गाय का घी या मेडिकेटेड घी, दोनों शब्द लिखने चाहिए आपको परीक्षा में। मेडिकेटेड घी, औषधि सिद्ध घृत, और ये सिंपल तिल तेल हो सकता है या औषधि सिद्ध तेल भी हो सकता है। तो उसका जो स्नेहन का मतलब अभ्यंतर और बाह्यतः इस्तेमाल करना घृत और तेल का, तो उससे हम स्नेह बस्ती अनुवासन बस्ती बोलते हैं। अभ्यंग के द्वारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, शिरोधारा हो सकता है, कैसेक हो सकता है, पिडिचिल हो सकता है। ये सब चीजें यहां पर आपको लिखनी पड़ेगी। स्वेदन में ज्यादातर जैसे बोला कि स्थानिक स्वेदन है या सार्वधायिक स्वेदन है, फोमेंटेशन बोलते हैं ना, नाड़ी स्वेद या स्वेदन यंत्र के द्वारा हम कर सकते हैं, स्वेदन पेटी होती है। संशोधन में ज्यादातर वात व्याधि के लिए सॉफ्ट ट्रीटमेंट चाहिए, मृदु विरेचन, तो ये एरंड तेल रिसिनस ऑयल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, या निशोत्तर का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। अनुलोमन, ये वातानुलोमन है। वातानुलोमन का मतलब उसकी जो प्राकृत गति होती है वो चलाना, मतलब प्राण की प्राकृत गति अलग रहेगी, व्यान की प्राकृत गति अलग है, उदान की अलग है। तो वातानुलोमन करने के लिए सबसे बढ़िया है हरित की चूर्ण, हाँ हिरड़ा जो बोलते हैं हरड़। अनुवासन और निरोह बस्ती, जैसे एक आप एक शब्द और लिख दीजिए तुरंत अभी के अभी, परम औषध लिखिए। काय चिकित्सा में ओरल में आपको वाइवा में पूछा जाएगा, नहीं तो आपको बताना पड़ेगा परम औषध कौन सा है। परम औषध इज इक्वल टू द बेस्ट मेडिसिन। परम परम औषध लिखिए एक के एक नीचे। वात दोष के लिए सबसे बढ़िया पंचकर्म है, शोधन चिकित्सा है बस्ती, और शमन में आपको लिखना पड़ेगा तैल। अगले लाइन पे लिखिए पित्त, पित्त के लिए सर्वश्रेष्ठ शोधन है विरेचन, और शमन चिकित्सा परम औषध है घृत घी। और लास्ट वाला कफदोष है, उसके लिए परम औषध सर्वश्रेष्ठ शोधन कर्म है वमन, और शमन में मध या शहद या हनी लिखेंगे। तो ये टेबल है परम औषध का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है काय चिकित्सा सब्जेक्ट में। अनुवासन देने के लिए चरक महर्षि ने कौन से बताए हैं यहाँ पर,
कुछ एक लिस्टिंग है। क्षीरबला तैल, बृहत सैंधवादि तैल और सहचरादि तैल, ये तीनों के तीनों आपको याद करने की बहुत ही जरूरत है। हर एक वाक्य के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, ये याद करो या मत करो। नस्ये में आपको ऊर्ध्वजत्रु गत विकार जब रहता है, तो जैसे पक्षाघात एक व्याधि है, ब्रेन के जो डिसीजेस हैं, चाहे वो अल्जाइमर है, चाहे वो पार्किंसन है, चाहे वो माइग्रेन का अटैक है, चाहे कि आई की बीमारी है, ईयर की बीमारी है, हाँ, फेशियल पैरालिसिस है, तो यहाँ पर आपको नस्य देने की जरूरत है। और नस्य देते समय ये बहुत ही सत्य है, ज्यादातर मैं आपको बोलूंगा ये कार्पस इत्यादि इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, अणु तेल का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। षडबिंदु तेल है, क्षीरबला तेल, ये अणु तेल और क्षीरबला तेल ज्यादातर धातु क्षयजन्य वात प्रकोप के लिए है। धन्वंतरी भी धातु क्षयजन्य वात प्रकोप के लिए, और षडबिंदु जो है वो मार्गावरोध निकालने के लिए है। आगे चलते हैं। संशोधन के लिए, संशमन में मतलब शमन चिकित्सा करनी है, तो संशोधन के बाद, बस्ती देने के बाद, नस्य के बाद आपको स्नेहन स्वेदन और वातनाशक औषध और वातनाशक आहार विहार आपको बताना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज टाइम के हिसाब से हम आज यहाँ रुकेंगे, और जो भी पेजेस बचे हैं उसकी चर्चा अगले वाले पीरियड में करेंगे। मतलब 7 नवंबर को अगला लेक्चर है हमारा, दोपहर को 3 से 4 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में और मतलब क्लासेस में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, और आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।